हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है वो किस तरह से कराया जाता है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जिनका आंसर आपको देना होता है। सबसे पहले हम बीएड प्रैक्टिकल का वाइवा या प्रैक्टिकल जो होता है इसके बारे में जानेंगे कि वाइवा किसे कहते हैं और प्रैक्टिकल किसे कहते हैं। तो वाइवा फ्रेंड्स उसे कहते हैं जो आपको बुलाया जाता है और आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, सामने बैठाकर आपको ओरल ही आंसर देना होता है और ओरल ही क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अकेले भी आपको बुलाया जा सकता है और मतलब ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है कि बुलाया जाए, 4 से 5 लोगों का ग्रुप भी बनाया जा सकता है। ये हो गया आपका वाइवा। और इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में आपको करके दिखानी होती है चीज़ें, ठीक है। जो बीएड में सेकेंड ईयर में आप लोगों ने सुना होगा, बीएड में या बीटीसी में किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर आपका जो इंटर्नशिप हो रहा है जहाँ आप पढ़ाने जा रहे हैं जब, तो उससे जब आप लोग करके दिखाते हैं किसी अपने निरीक्षक को, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपको देखने आता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है या नहीं, तो उसे जब आप लोग करके दिखाते हैं तो उससे हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, क्योंकि वहाँ आप करके दिखा रहे होते हैं। तो ठीक है, ये हो गया वाइवा और प्रैक्टिकल। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें आपसे आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाता है और जो आप फाइल में लिख के गए होते हैं उससे ही क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। तो यहाँ पहले क्वेश्चन मैंने ये लिया है कि एनईपी 2020 यानी कि 2020 जो एनईपी में नया सूचना आया है एनईपी का, तो इसके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन जनरल जो एकदम कॉमन हो। वाइवा में कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। एनईपी 2020 का जो रिपोर्ट आया है वो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा आया है। ये उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, इनकी समिति द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है। इस रिपोर्ट को अप्रैल 2019 में प्रस्तुत किया गया और इसके अकॉर्डिंग शिक्षा का मॉडल चेंज किया गया है, जो 10+2 को बदल के 5+3+3 4 को बदल दिया गया है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा एक बार कि मतलब न्यू मॉडल क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि 5 ईयर जो होता है स्टार्टिंग का 5 ईयर, उसमें 3 to 8 ईयर्स के बच्चे को लिया जाता है, जो फाउंडेशनल यानी कि मूलभूत अवस्था में कहा जाता है इस स्टेज को। उसके बाद 3 साल तक उसका 8 से 11 साल तक का जब बच्चा होता है तो उसे प्रिपरेटरी स्टेज चलता है उसका, जिसे प्रारंभिक चरण बोलते हैं। इसके बाद 3 ईयर्स तक मिडिल स्टेज मध्य चरण, फिर 4 साल तक सेकेंडरी स्टेज चलता है जिसे माध्यमिक चरण कहते हैं। मेरे बाकी सारे वीडियोस की तरह आपको इस वीडियो का भी पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है व्यक्तित्व मापन की 2 प्रक्षेपी तकनीक। यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आप कोई भी 2 प्रक्षेपी तकनीक का बता सकते हैं वहाँ पे, लेकिन ये है कि आपको जो भी क्वेश्चन मतलब बताइए वहाँ पे, जो भी बोलिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप उसके अंदर अगर नहीं बता पा रहे हैं उस चीज़ के बारे में, जैसे आपने रोस्टर से डब्बा परीक्षण बताया, ठीक है, तो इसका आंसर आप नहीं बता पा रहे हैं कि होता क्या है इसमें, केवल नाम ही बता रहे हैं, तो उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी तकनीक आप यहाँ पे बताइए, जो भी चीज़ बताइए वहाँ पे उसे कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो रोस्टर से डब्बा तकनीक मतलब डब्बा परीक्षण, इसे ये क्या होता था, इसमें कुछ मतलब एक कागज़ लेकर के उस पर स्याही से अलग तरह का डिज़ाइन बनाया जाता था, कुछ भी मतलब बना दिया जाता था, और जो जिस पे ये परीक्षण होता था वो जो कैंडिडेट था वो क्या करता था, इसके बारे में बताता कि मतलब अपनी कल्पना के अनुसार वो बताता था कि इस पर क्या बना हुआ है, ठीक है। कोई भी आड़ी टेढ़ी मतलब कुछ भी मतलब उस पर बना दिया गया, उस पर धब्बे को फेंक दिया गया, बस समझ लीजिए स्याही को, और उस पर जो भी धब्बा बनेगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने हिसाब से जो सोच रहा होता है व्यक्ति वो बताता है कि इस पर क्या बना हुआ है। इमेजिनेशन पर चलती है ये काम, ठीक है, इमेजिन करता है वो बस। फिर उसके बाद चित्र साहचर्य परीक्षण, इसमें कई तरह के अलग अलग तरह के चित्र दिखाए जाते हैं जो अधूरे होते हैं, जिसका एक से अधिक अर्थ निकाला जा सकता है। तो जिस पे परीक्षण हो रहा होता है वो अपनी सोच के अनुसार उसका आंसर देता है और उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास। ये जीन पियाजे का दिया हुआ है संज्ञानात्मक विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी टीचिंग एग्जाम से में इसको पूछा जा सकता है और आपके बीएड एग्जाम में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसका जो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डिटेल में नहीं पूछेंगे आपसे। बस आपसे 4 अवस्थाएं पूछ सकते हैं, या संज्ञानात्मक विकास किसने दिया ये पूछ सकते हैं, संज्ञान किसे कहते हैं ये पूछ सकते हैं। संज्ञान जान लेते हैं क्या होता है। संज्ञान वह है जब आप किसी भी चीज़ के बारे में जो अवधारणा आपके मन में बनी होती है उसे संज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी चेयर पे आप लोग बैठे हुए हैं, तो उस चेयर को क्या कहते हैं, उस चेयर का क्या यूज़ है या उसके बारे में आपके मन में क्या अवधारणा है, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोच सकते हैं कि वो फालतू है, बेकार है, या कुछ लोग होंगे सोचेंगे कि हाँ ये
क्या कहते हैं, बैठने के काम आता है। या आपने मान लीजिए चप्पल पहना है, ठीक है, तो चप्पल को जो है स्लीपर आपने पहना है, तो ये फैशन के लिए पहना है। किसी के मन में होगा कि हाँ सब स्लीपर क्यों पहनते हैं, हम लोग फैशन के लिए पहनते हैं। कोई ये रिप्लाई दे सकता है, और कोई ये भी कह सकता है कि हाँ पैर में मतलब हमारे पैरों की सुरक्षा के लिए हम लोग स्लीपर को पहनते हैं। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में क्या धारणा बना के रखे हुए अपने मन में, उसी को संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको इतना डिटेल में नहीं, कोई भी एक चीज़ जो मैंने बताई है 2 चीज़ें, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ आप बता दीजिए। शॉर्ट में बोलिएगा जो भी बोलना है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे इसकी 4 अवस्थाओं का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉमन है। तो इसकी 4 अवस्थाओं का नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक, और उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, इसे भी आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा कि ये जो संवेदी पेशीय अवस्था है इसका जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7 वर्ष तक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम देखेंगे मापन और मूल्यांकन में अंतर। तो ये भी एक कॉमन सही क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, तो इसे पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं देना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस टू द पॉइंट चीज़ें बोलिए और कॉन्फिडेंट के साथ बोलिए। तो इसमें क्या है, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना मापन है। ठीक है, जब हम किसी मतलब बच्चे की, वहाँ पे आपको छात्रों नहीं बोलना है, ठीक है, यहाँ आप उसमें नॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए और डायरेक्ट बोलिए कि बच्चे की, जो बच्चा एग्ज़ाम दिया उसका जो नंबर आएगा वो उसका मापन हो जाएगा। और जब उसके मापन को हम लोग बाकी सारे बच्चों के बीच में रख के कंपेयर करेंगे कि मतलब ये इसका लेवल कहाँ पे, इस बच्चे का लेवल कहाँ है बाकी बच्चों के बीच में, तब हम उसे मूल्यांकन कहेंगे। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है औपचारिक भाषा में तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब यहाँ पे आई थी, इसके बारे में एक बार देख लेंगे। तो ये जो है तो 18 आयोग के द्वारा 1968 में लाया गया था। इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने की थी, और इसका मुख्य उद्देश्य है 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे देखेंगे, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बीएड फर्स्ट ईयर हो या बीएड सेकेंड ईयर या और कोई भी बीएड या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, उसमें आपसे माइक्रो टीचिंग के बारे में पूछा जा सकता है, और कोई भी जनरली भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, माइक्रो टीचिंग क्या होता है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, ये जो क्वेश्चन आपसे है पूछा जाएगा, तो इसमें आपको बहुत ही एकदम किताबी भाषा में आंसर नहीं देना है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए कि हाँ हम लोग जाते हैं एक क्लास में और उस क्लास के मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं। क्लास में जाने के बाद सबसे पहले हम लोग, उन लोग का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्लास में जाने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो वहाँ सबसे पहले आप उनसे प्रस्तावना पूछना नहीं स्टार्ट करते हैं, वहाँ सबसे पहले आप जाके ब्लैक बोर्डिंग करते हैं। ठीक है, और ब्लैक बोर्डिंग में आप प्रकरण, जो आपका टॉपिक होता है यानी कि प्रकरण, उसे आप लोग नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले ब्लैक बोर्डिंग करेंगे, उसके बाद प्रस्तावना निकालेंगे, फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर बच्चों का क्या कहते हैं क्वेश्चन पूछेंगे कि उन लोगों को कितना समझ में आया उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद उन लोग को होमवर्क देते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। हाँ, जो उसके बाद जो है ये बोलना आपको नहीं बोलना है कि पीछे एक निरीक्षण होता है, मतलब एक निरीक्षण किया जाता है पीछे से आपका कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह से पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे एक निरीक्षक खड़ा होता है पीछे, वो आप लोगों के ऊपर नज़र रखता है और देखता है कि आप उसमें क्या गलती कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, जो आपको बाद में फीडबैक देता है। तो ये हो गया माइक्रो टीचिंग क्या होता है। इसके बाद माइक्रो टीचिंग की शुरुआत कहाँ से हुई, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963 में हुई थी, तो ये आपको बता देना है। इसके बाद माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिल जाएगा, तो इसका आंसर यही है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, DW एलन, इसका आंसर देना है आपको। इसके बाद कुछ क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, जनरल जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपसे कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। गौतम बुद्ध कौन थे, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि गौतम बुद्ध राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी माता का नाम महामाया था, इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनकी मौसी का नाम पूछा जाता है, इनकी मौसी का नाम गौतमी था, इनकी मौसी ने ही इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, तो आप ये सब बता सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इसके बाद आप बता सकते हैं कि 21 साल की उम्र में ये अपना घर बार छोड़ दिए थे और घर छोड़ के ये सन्यासी बन गए थे। इसके बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी। बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी, तो इनके जीवन की जो 3 महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो ऐसे थी कि मतलब सबसे पहले ये अपने
बाग में से जैसे जब अपने महल में से निकलते हैं तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ठीक है, जिसके बाल पक गए थे, शरीर ढीला हो गया था। तो इन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, इसके बाद इन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, और उसके बाद ये जब तीसरी बार निकलते हैं अपने महल से बाहर शहर पे मतलब, तो इन्होंने एक मृतक की लाश को देखा था, तो एक अर्थी को देखा। तो इन्हें पता चला कि मतलब संसार जो है दुखों से भरा हुआ, इन्होंने ये सब देखा। इसके बाद जब ये चौथी बार भ्रमण के लिए निकलते हैं तो इन्होंने, यहाँ पे आप चौथी घटना भी ऐड कर सकते हैं। तो चौथी बार ये जब निकलते हैं अपने मतलब महल से, तो इन्होंने एक सन्यासी को देखा था जो संसार की भावनाओं से दूर रहता था, दूर रहकर सबसे मतलब एकदम खुशहाल जीवन जी रहा था। तो उसे देख करके इनके मन में ये आया कि हम भी ऐसे ही सन्यासी बन जाए और सब कुछ छोड़ दें संसार को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि साइकोलॉजी, इससे क्वेश्चन ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी पूछने का बहुत ही उम्मीद रहता है क्योंकि सेकंड पेपर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। साइकोलॉजी लैटिन वर्ड साइकोलॉजिया से बना हुआ है। साइकोलॉजिया वर्ड जो है 2 वर्ड से बना हुआ है मिलके, साइकी प्लस लोगोस से। साइकी का अर्थ होता है सोल, सोल का मतलब आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन, ठीक है। तो 16th सेंचुरी में इसका साइकोलॉजी का मतलब था आत्मा से था, ठीक है। इसके मानने वाले अरस्तु थे। 17th सेंचुरी में ये मन से बदल के मतलब आत्मा से बदल के मन हो गया, ठीक है। इसका मतलब मन का अध्ययन समझा जाने लगा, और इसके जो मानने वाले थे वो पाम्पोनाजी थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में इसका रूप बदला और इसने चेतना का अध्ययन ये बन गया, और इसको मानने वाले पुंट थे। इसके बाद 20th सेंचुरी में इसे व्यवहार का अध्ययन कहा जाने लगा। वाटसन जो थे, वाटसन ने इन तीनों का जो था बात कि ये मन का अध्ययन है या आत्मा का अध्ययन है, इन तीनों को नकार दिया, कहा कि ये सब नहीं मानेंगे हम, ये मन वगैरह क्या होता है, और हम मतलब व्यवहार को मानेंगे क्योंकि व्यवहार ही सामने दिखता है। तो इस मतलब इस परिप्रेक्ष्य में एक कथन है वुडवर्ड का, पहले मनोविज्ञान ने, ये कथन जो है इंग्लिश में है, ये इसमें ट्रांसलेट करके मैंने लिखा हुआ है। जैसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, इसके बाद मन, इसके बाद अपनी चेतना खोई, और अब थोड़ा बहुत व्यवहार बाकी है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया व्यवहार का अध्ययन। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी का क्या अर्थ है, तो इसे आप व्यवहार का अध्ययन बताएंगे, ना कि आत्मा का अध्ययन, ये सब नहीं बताएंगे, आप बताएंगे व्यवहार का अध्ययन है। अब हम यहाँ पे औपचारिक शिक्षा देख लेंगे क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और कभी भी पूछ लिए जाते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो औपचारिक शिक्षा वही शिक्षा होता है जो आपके शिक्षकों द्वारा दिया जाता है या किसी और के द्वारा मतलब ना दिया गया हो, जिसे आप शिक्षक द्वारा औपचारिक रूप से या किसी ट्रेनिंग जाकर स्पेशली ट्रेनिंग लेते हैं उसका, ठीक है। स्पेशली जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं जाकर के, तब उसे औपचारिक शिक्षा कहेंगे। अनौपचारिक शिक्षा जो अनुभव द्वारा सीखा जाता है या देख कर आपने सीख लिया अचानक से कहीं पे, मतलब स्पेशली ना सीखा हो, अलग से कहीं सीखा हो, उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। सतत शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा दोनों शिक्षा हो जाते हैं, और ये एक मतलब निरंतर चलने वाला प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तभी सीखना स्टार्ट करता है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ। तो इसे सतत शिक्षा कहेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। विशिष्ट शिक्षा हम उसे कहते हैं जब विकलांग और सामान्य बच्चे को जब एक साथ मतलब पढ़ाते हैं, उस टाइम पे हम उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। विशिष्ट शिक्षा को देखेंगे। विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा होती है जो मतलब किसी विकलांग बालक को दी जाए जिसमें किसी तरह की समस्या हो, ठीक है, उसे हम दिया जाता है। अलग से उसके लिए स्कूल्स होते हैं, अलग क्लासरूम होता है विशिष्ट बालकों के लिए। उन बालकों को जब अलग से शिक्षा दी जाती है तो उसे विशिष्ट शिक्षा कहते हैं, और उन्हें हम समावेशी शिक्षा नहीं दे सकते। मतलब समावेशी शिक्षा पहले आप लोग जान लीजिए। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जब हम विकलांगता कम हो जब किसी बच्चे में, तब हम उसे विकलांग और सामान्य बच्चों को एक साथ जब बैठा कर पढ़ाते हैं एक ही क्लास में, तो उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। और जब उसे इसकी मतलब जो प्रॉब्लम होती है विकलांग बच्चे की वो ज़्यादा बढ़ गई होती है और उसे एक साथ पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है एक ही क्लास में दोनों को, तब हम क्या करते हैं, विशिष्ट मतलब क्लास देते हैं, अलग से उसे क्लास देते हैं। इसे ही विशिष्ट शिक्षा कहते हैं विकलांग, ठीक है। ये विकलांग बच्चों के लिए होता है। NCTE का फुल फॉर्म, NCTE का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। इसके बाद हम शिक्षक केंद्रित विधि देखेंगे और बाल केंद्रित विधि देखेंगे। शिक्षक केंद्रित विधि में आपका व्याख्यान विधि पाठ्यपुस्तक भी दिया जाएगा। ये मतलब टीचर सेंटर्ड होता है, मैं टीचर का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जिस विधि में रहेगा उसे टीचर सेंटर्ड मेथड बोलेंगे। व्याख्यान विधि में आप लोग सब लोग जानते हैं कि टीचर को इसमें लेक्चर देना होता है और बच्चे सुनते हैं इसे। और पाठ्यपुस्तक विधि में बच्चे को मतलब टीचर द्वारा एक बुक लिया जाता है और उसे बच्चे को पढ़ाया जाता है बोल करके।
इसके बाद बाल केंद्रित विधि में आ जाएगा योजना विधि और वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि में टीचर खड़े होकर के दोनों पक्षों का वाद विवाद सुनता है। बच्चों को ही 2 टीम में बांट दिया जाता है और किसी एक टॉपिक पे चर्चा की जाती है। इसके बाद योजना विधि में बच्चों से ही योजना बनवा के किसी कार्य को पूरा कराया जाता है। तो ये दोनों विधियाँ हो गई। इसमें 2-2 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपने कौन कौन सी पुस्तकों की समीक्षा की। बीएड फर्स्ट ईयर में 2 प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको पुस्तकों की समीक्षा करनी होती है, 2 अलग-अलग पुस्तकों की। तो इसमें आपको उनका नाम बताना है और उन पुस्तकों के बारे में पढ़ के जाना है कि उसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा मतलब पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको अपने विषय का नाम अच्छे से पता होना चाहिए। बीएड फर्स्ट ईयर में जितने भी मतलब बच्चे होते हैं उनको सबको यही पढ़ना होता है। ये चारों सबके लिए कंपल्सरी होते हैं, तो इनके नाम आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की किसे कहते हैं। ठीक है, वैदिक कालीन शिक्षा वह शिक्षा है जो वैदिक काल में दी जाती थी गुरुओं द्वारा अपने आश्रम में। ये टोटल 36 मिनट का होता है इस साइकिल को आप नॉर्मली भाषा में भी बता सकते हैं और चाहे तो इंग्लिश में बताएं या हिंदी में बताएं। इसके बाद 5 कौशलों के नाम आप लोगों को पढ़ लेने हैं। यहाँ पे मैंने 5 कौशल ऐसे लिए हैं जो मतलब पता हो आपको। ठीक है, ऐसे कोई कौशल लीजिए जो आपको जिनके बारे में जान रहे हो, क्योंकि उसके अंदर भी आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया व्याख्या कौशल, पुनर्वलन कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, प्रस्तावना कौशल। व्याख्या कौशल में मैंने आपको बताया अभी कि टीचर जो है लेक्चर के माध्यम से बच्चों को पढ़ाता है। इसके बाद पुनर्वलन कौशल में किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है या हतोत्साहित करता है। यानी कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड देगा, कहेगा बहुत अच्छा कर रहे हो, या और कुछ ट्रॉफी वगैरह देगा। और अगर कोई खराब काम कर रहा है तो बच्चे को वह पनिशमेंट देता है। तो ये हो गया पुनर्वलन कौशल। इसके बाद अनुशीलन प्रश्न कौशल आता है। इसमें हम अलग अलग क्वेश्चन कर करके बच्चों को क्वेश्चन के माध्यम से हिंट देते हैं कि हाँ इसका आंसर क्या हो सकता है, और उसके बाद एक्सप्लेन भी करते हैं। इसके बाद श्यामपट्ट लेखन कौशल, इसमें हम लोग जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर हम लोग लिखते हैं, लिख के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें की पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर। इसके बाद प्रस्तावना कौशल मैंने लिया है। किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको प्रस्तावना देना होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसके बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीएड लिखने में बहुत गलती करते हैं। तो बीएड को जब हम लोग लिखेंगे तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दोनों ही सही तरीके हैं। आपको बीएड अगर लिखने के लिए कहा जाए तो आप इसी तरह लिखेंगे। यहाँ ई आपका कैपिटल लेटर में होता है और डी स्मॉल लेटर में। ओके, ये होगा आपका बीएड लिखने का सही तरीका। इसके बाद बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा स्नातक। ठीक है, शिक्षा शास्त्र से स्नातक, ये सब इसके फुल फॉर्म हो गए। इसके बाद माइक्रो टीचिंग में कितने स्किल्स होते हैं, आप 13 या 14 स्किल्स बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि अलग अलग से जो है मनोवैज्ञानिक उन लोग अलग अलग दिए हुए हैं अपना स्किल्स। तो किसी ने 13 दिया है, किसी ने 14 दिया है, तो आप वहाँ पे 13 या 14 स्किल्स बोलेंगे। उन्हें खुद भी इसका आंसर पता है तो आप यही बोलेंगे। इसके बाद एमडीएम के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और आपके प्रैक्टिकल फाइल में भी है ये। तो एमडीएम मिड डे मील, तो इसका जो नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, इसका नया नाम रखा गया है भाजपा सरकार द्वारा। श्यामपट्ट पर कितने अंश पर खड़े होंगे, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर कितने अंश पर खड़ा हो जाता है, तो ये 45 डिग्री इसका आंसर है। टीएलएम को कक्षा में लगाया जाता है श्यामपट्ट के दाएं तरफ, जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके दाएं तरफ लगाया जाएगा, जिससे कि देखने में आसानी हो और आपको पढ़ने में भी आसानी हो। इसके बाद बच्चों को टीएलएम कब दिखाया जाना चाहिए, जब आवश्यकता हो, मतलब जब आपको उसकी ज़रूरत हो तभी आप उसे खोलेंगे और बच्चों के सामने निकाल के उसको लगा देंगे बोर्ड के बगल में, और उसके बाद आप उसे पढ़ाएंगे। उसे पहले से निकाल के नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप पहले निकाल के लगा देंगे तो बच्चे का जो ध्यान है वो उसी पर रहेगा, टीएलएम पर ही वो देखेगा बार बार, वो आपको कक्षा में सहयोग नहीं करेगा। इसके बाद एमडीएम कब शुरू हुआ, तो ये 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था ये योजना। एमडीएम में कौन सी कक्षा को खाना प्रदान किया जाता है, 1 से 8 तक की कक्षाओं को खाना दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही मतलब प्रचलित क्वेश्चन है, शिक्षक किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे जो है नॉर्मली यही देते हैं कि जो सिखाता है उसी को शिक्षक कहते हैं। ठीक है, वह जो सिखाएगा, जो हम लोग को सिखा दे कुछ, वो हमारा शिक्षक है, क्योंकि ये इसका सही आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग को इस तरह से देना है कि शिष्य के मन में जो सीखने की इच्छा जागृत कर दे वह शिक्षक है। ठीक है, इसके बाद आप इसकी जगह पे दूसरा आंसर भी दे सकते हैं, जो शिष्य के अंतर्निहित गुणों को विकास करता है। ठीक है, उसे शिक्षक कहेंगे। दोनों में से आपको एक ही बोलिएगा, दोनों मत बोलिएगा।
इसके अलावा मैंने और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। वह जो अपनी स्थिति में आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करे, प्लस शिक्षक कभी भी हमारी प्रोग्रेस से दुखी नहीं होते हैं। ये मैंने एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया था अपने से ही। बाकी आपको इसमें जो अच्छा लगे वो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, बहुत डिटेल में मत बोलिएगा बस। शिक्षा किसे कहते हैं? नए ज्ञान को अर्जित करना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को शिक्षा कहते हैं। इसके बाद शिक्षा की परिभाषा आपसे, कोई ऑथेंटिक परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने गांधी जी की परिभाषा ली है और विवेकानंद, शंकराचार्य की परिभाषा, ये 3 परिभाषाएं ली हुई हैं। ये बहुत ही प्रचलित है। शिक्षार्थी किसे कहते हैं? जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहता हो। आपने किस विद्यालय का निरीक्षण किया? तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग ये जानते होंगे कि हम लोग को किसी न किसी स्कूल में जाके एक सर्वे करना होता है कि वहाँ पे किस तरह से प्रधानाचार्य अपना कार्य कर रहे हैं, उनका कर्तव्य क्या है, उनका योग्यता क्या है, इन सब के बारे में एक जानकारी लेना होता है और इसमें हमें फाइल में लिखना भी होता है अपने। तो इस विद्यालय का नाम, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का नाम, जो प्राचार्य है उनका नाम, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी लैंग्वेज कोई लैंग्वेज लिए हुए हैं अपना, तो लैंग्वेज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मातृभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, ठीक है, कौन सी है। सब वह भाषा है जो हम लोग नॉर्मल अपना आपस में बोलते हैं, उसे मातृभाषा कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा ही मातृभाषा है, ठीक है। इसके बाद राजभाषा हमारे यूपी में जो है वो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है। राष्ट्रभाषा अभी कोई फिलहाल बनी नहीं है। इसके बाद भाषा अर्जन और भाषा सीखना हम समझेंगे। भाषा अर्जन वह है जब हम किसी भाषा को अर्जित कर लेते हैं, उसको स्पेशली हम सीखते नहीं हैं। जैसे हम हिंदी बोलते हैं तो उसे हम कहीं से हमने स्पेशली ट्रेनिंग नहीं ली है हिंदी बोलने की, हमने बस अर्जित कर लिया इसे अपने वातावरण से, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इंग्लिश बोलने लगे अभी फ्लुएंटली, तो उसे हम लोग सीखते हैं, पहले जाते हैं और स्कूल में उसे स्पेशली सीखते हैं। तो जब हम लोग किसी भाषा को सीखेंगे तो उसे भाषा को सीखना कहते हैं। और जब हमें अपने आप ही वो भाषा आने लगे, नॉर्मली बोलचाल में हम लोग के यूज़ में है जो लैंग्वेज, उसे भाषा अर्जन कहते हैं। इसके बाद बुद्धि लब्धि का सूत्र, IQ इज इक्वल मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये बहुत ही जनरल और कॉमन क्वेश्चन है। बुद्धि परीक्षण के पिता अल्फ्रेड बिने। इसके बाद हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर को जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब कोई बालक विद्यालय में आता है तो उसके द्वारा या उसके साथ होने वाली सभी प्रक्रियाएं, उसका प्रेयर करना, उसके साथ और खेल कूद करना, हस्तकला से रिलेटेड काम करना, या उससे संगीत या उसे डांस वगैरह को सिखाया जा रहा है, या उसने किसी नाटक में अपना पार्टिसिपेट किया, वो काम कर रहा है, तो उसे हम वो सब हमारा पाठ्यचर्या में आता है। विद्यालय के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा पाठ्यचर्या में मिलती है, ठीक है। और जो पाठ्यक्रम होता है हम लोग का, वो हम लोग का केवल जो सिलेबस होता है स्टडी वाला, जो हम लोग को पढ़ना होता है, बस वही चीज़ होता है इसमें पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक भाग होता है। पाठ्यक्रम में केवल शैक्षिक प्रक्रियाएं आती हैं, जबकि पाठ्यचर्या में शैक्षिक तथा गैर शैक्षणिक दोनों प्रक्रिया आती है। मूल्यांकन जो होता है, जो अभी हमने आपको बताया है, मूल्यांकन करना किसी बच्चे का, तो वो पाठ्यचर्या के ही आधार पर किया जाता है। NEP 2020 में जो मूल्यांकन की बात कही गई है वो इसी पे रिलेटेड है कि उसका हर एक चीज़ में देखा जाएगा कि बच्चा किस तरह का काम कर रहा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, या डांस में कैसा है, सिंगिंग कैसी है उसकी, या नाटक कैसे कर लेता है, मिमिक्री किस तरह का करता है अगर कर रहा है तो, ठीक है। तो इसमें हर तरह से मूल्यांकन करना ही उसमें हर पक्ष को देखा जाता है बच्चे को मूल्यांकन में। और जो पाठ्यक्रम होता है इसमें केवल और केवल स्टडी से संबंधित आएगा कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, क्लास में आप बैठे हैं आपको क्या पढ़ाया जाएगा, बस वही चीज़ है। बच्चे से ये भी पूछ लिया गया था कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता भरत मुनि है। नुक्कड़ नाटक या ड्रामा क्या होता है, ये क्वेश्चन ड्रामा आर्ट से था। तो नुक्कड़ नाटक वही नाटक है जो आप देखे होंगे सड़कों पर या बाजार में कराया जाता है। ये एक सामाजिक नाटक होता है जो सामाजिक मुद्दों पर बनाया गया होता है, और इसे कहीं भी सामाजिक स्थल पर स्टार्ट कर दिया जाता है करना। इसके बाद ड्रामा स्टेज पर भी किया जाता है, उसे ही ड्रामा कहते हैं। जब हम कोई नाटक को स्पेशली किसी स्टेज पर कर रहा होता है, उसमें अलग अलग रोल्स निभाता है, तो उसे ड्रामा कहते हैं। इसके बाद EPA, जो आपके फाइल पे लिखा होगा, सबसे फ्रंट पेज पे लिखा होगा EPA, इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ठीक है। इसके बाद एक बच्चे सरस्वती वंदना भी पूछ लिया गया था। तो हालांकि ये तो चीज़ आना चाहिए, जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार, बिस्मिल्लाह संस्कार, उपनयन संस्कार, ये सब संस्कारों का नाम और इन संस्कारों में क्या बताया गया है थोड़ा बहुत जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद समकक्ष कौन से हैं पूछा गया था कि प्रवज्जा संस्कार के समकक्ष इस्लाम धर्म में कौन सा आता है, संस्कार आता है, तो इसका आंसर है बिस्मिल्लाह संस्कार। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उपसंपदा संस्कार जैसे
तो उसके समकक्ष कौन सा क्वेश्चन मतलब आएगा। जैसे संपदा संस्कार है तो उसके समकक्ष कौन सा संस्कार आएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो इसका हो जाएगा समापवर्तन संस्कार, क्योंकि इन दोनों में ही जब शिक्षा का अंत हो जाता था, मतलब पूरे शिक्षा दी जाती थी बच्चे को, उसके बाद उसको समापन किया जाता था। तो अब वर्तमान समय में क्या कराया जा रहा है, उपसंपदा संस्कार या समापवर्तन संस्कार के स्थान पे, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीक्षांत समारोह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय फ्रेंड्स।